नमस्कार बंधु, आपका स्वागत है संकल्प के यूट्यूब कक्षा में। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। इन योजनाओं के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अलग अलग सदस्य निर्धारण होना था। सदस्यों की संख्या कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 निर्धारित हुए थे। वहीं माउंटबेटन योजना के 324 निर्धारित हुए और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के में प्रावधान था 299 सदस्यों का। इसके बाद संविधान सभा की बैठकें प्रारंभ होती है। पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है और इसी प्रक्रिया में आज महत्वपूर्ण तिथियों को पढ़ेंगे, जिससे प्रश्न खूब सारे अपने बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी में देखने को मिलता है। तो आइए एक बार दोहराते हैं सदस्यों की संख्या के बारे में, फिर अपने बैठक के बारे में देखेंगे। इसमें कैबिनेट मिशन में तीन सौ 89 सदस्य निर्धारित होते हैं। माउंटबेटन योजना में 324 और भारत स्वतंत्रता 299। वहीं पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक संविधान सभा की और इसमें सदस्य आते हैं 207। नौ महिलाएं होती है। लेकिन जब आपसे पूछे पहले अधिवेशन में कितने सदस्य भाग लेते हैं, तो 209 है ना। राजकुमारी अमृता कौर और विजया लक्ष्मी, ये दो जो हैं महिला सदस्य होते हैं जो यूएन जाते रहते हैं। तो पहली बैठक में तो उपस्थित नहीं हो पाते हैं, लेकिन पहले अधिवेशन में और अधिवेशन बैठक में अंतर समझ लीजिए। एक अधिवेशन में कई सारी बैठकें होती है, तो अधिवेशन अलग होता है और बैठक अलग होता है ना। 9 महिलाएं थी। इसमें निर्धारित हुआ था महिलाओं की संख्या इसमें 15 महिलाएं थी। माउंटबेटन योजना के समय आप कम देख सकते हैं। तो कम होने का कारण था कि मुस्लिम लीग अलग थी और यहाँ बैठक में मुस्लिम लीग के साथ साथ देसी रियासतें भी भाग नहीं ले रही थी। बाद में उनके पास दो ही विकल्प रखे गए, या तो आप भारत के साथ आएंगे या पाकिस्तान के साथ आएंगे, तब भाग लेना शुरू करती है। तो अब तिथियों को क्रमवार देखते हैं। ये बेसिक जानकारी थी। तिथि के हिसाब से देखते हैं। पहली बैठक अपनी 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें क्या हुआ, बैठक प्रारंभ हुई और जेबी कृपलानी जो है बैठक को संबोधित करते हुए कहें कि अपने संविधान सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन होना है। ये मनोनय होना था, निर्वाचन नहीं, मनोनय होना था। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप लिए जेबी कृपलानी ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया और प्रस्तावित करने के बाद डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा को पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी
अस्थायी अध्यक्ष और इनका नाम प्रस्तावित किसने किया? JB कृपलानी। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरी आयु काफ़ी हो चुकी है और इस आयु में मैं इतना सारा काम नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मुझे एक सहयोगी की आवश्यकता होगी। और इन्होंने एक उपाध्यक्ष के लिए, तो आप इसे देख सकते हैं प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम अस्थाई फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी का नाम इन्होंने सुझाया। फ्रैंक एंथोनी कौन थे? ये पहले मतलब एंग्लो इंडियन थे और आप देख सकते हैं संविधान में 331 और 333 अनुच्छेद जो था, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन करने का प्रावधान और राज्यसभा में 1 एंग्लो इंडियन को नामित करने का प्रावधान जो था यहीं से था। लेकिन भारतीय संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन के दौरान भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति के राजनीतिक आरक्षण को तो बढ़ा दिया गया, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया। फ्रैंक एंथोनी सबसे कम उम्र में चुने जाने वाले लोगों में से थे। ये 8 बार एंग्लो इंडियन के रूप में लोकसभा में मनोनीत होते हैं। तो यहाँ तक देख लिए, नए प्रकार का प्रश्न इसमें से आता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार मिटा लें, देख लीजिए एक बार ध्यान से। कैबिनेट मिशन योजना में 389 सदस्य का प्रावधान होता है, जिसमें 15 महिलाएं होती हैं। माउंटबेटन योजना में 324 सदस्य। भारत स्वतंत्रता अधिनियम में 299, है ना। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें 207 कुल सदस्य भाग लेते हैं, 9 महिलाएं होती हैं। पहले अधिवेशन में भाग लेते हैं 209 सदस्य। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा को चुना जाता है। इनका नाम प्रस्तावित रखता है JP कृपलानी जी रखते हैं। अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में फ्रैंक एंथोनी को चुना जाता है। तो इसे एक बार हटा गया, फिर देखते हैं अगली तिथि को क्या होता है। अगली बैठक अपनी होती है 11 दिसंबर को। इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और अस्थायी उपाध्यक्ष के लिए HC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी। साथ ही संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को। BN राव जी को चुना जाता है। BN राव जी के विषय में कुछ जानकारी अपने पास होना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व PM होते हैं। बर्मा का संविधान इन्होंने ही लिखा था। और भारतीय संविधान का प्रारूप इन्होंने लिखा। और ये बिना वेतन काम करने वाले थे। ये भी भारतीय संविधान में जो सदस्य थे संविधान निर्माण के लिए,
उनके लिए कुछ न कुछ भत्ते वेतन के प्रावधान थे, परंतु इन्होंने संविधान सभा से अलग अपना काम किया और कोई वेतन भी नहीं लिया। तो BN राव जी के विषय में विशेष जानकारी ये थी, आप इसे देख लीजिए एक बार। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना जाता है। अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में SC मुखर्जी को और BT कृष्णमाचारी को चुना जाता है। संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव जी को चुना जाता है। BN राव जी जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व PM होते हैं। पहले बाद में CM जिसे कहा गया, उसे पहले PM के रूप में देखा जाता था। बर्मा के संविधान का इन्होंने ही निर्माण किया। भारतीय संविधान का जो प्रारूप है इन्होंने ही तैयार करके दिया, और इसी प्रारूप पे चर्चा करने के लिए जो है आप देख सकते हैं कि आगे प्रारूप समिति का निर्माण होता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया जाता है। 7 सदस्यीय एक, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। अगली तिथि है 13 दिसंबर। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जो हैं उद्देश्य प्रस्ताव क्या है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं, लेकिन कांग्रेस के लीडरों का मानना था कि अभी मुस्लिम लीग ऐसे ही संविधान सभा के निर्माण के लिए भाग नहीं ले रही है। वैसे में संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को हम अगर पारित कर लेते हैं तो क्या है कि वो और भड़क जाएंगे, इसके लिए इसे लंबित रखा गया। तो आपसे पूछ सकता है कितने दिनों तक लंबित रखा गया? तो 41 दिनों तक, है ना, 41 दिनों तक लंबित रखा गया, उसके बाद पारित कर दिया गया। ये 22 जनवरी 1947 जो है प्रथम अधिवेशन का अंतिम दिन है। तो आप प्रथम अधिवेशन अगर पूछे तो 9 दिसंबर से 1946 से 22 जनवरी 1947 तक ये प्रथम अधिवेशन है ना, यहाँ तक था। एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि उद्देश्य प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं? कहीं ना कहीं प्रस्तावना में जो आप शब्द देखते हैं वो यही शब्द का संक्षेप देखने को विवरण मिलता है, इसलिए उद्देश्य मतलब प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। फिर 29 अगस्त 1947, इसमें क्या है, प्रारूप समिति का गठन होता है। इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीम, कंटिन्यू करो, हो जाएगा। अध्यक्ष होते हैं मोहम्मद सादुल्लाह, के मुंशी, कृष्णमाचारी, N माधवराव,
और अल्लादी कृष्णा स्वामी। तो ये 7 सदस्य होते हैं जिसमें भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष होते हैं। वही आप देख सकते हैं कि डीपी खेतान के जगह पे जो है ये आते हैं तो इसलिए आपसे इसका अलग प्रश्न पूछ सकता है कि डीएल मित्तल के जगह जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी आते, एन माधव राव आते हैं। तो कुल सदस्य पूछे, जब कुल सदस्य कितने भाग लेते हैं तो 7 ये हुए 2 ये, तो कुल सदस्य की बात करें तो 9 सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या पूछे तो 7 है ना, 7 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर आप इसको हम हटाते हैं। 9 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी को 1947 को 13 दिसंबर को जो है पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी को पारित किया गया। 29 अगस्त को जो है प्रारूप समिति का गठन होता है। इसमें 7 सदस्य होते हैं, कुल भाग लेते हैं 9 सदस्य। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो जाता है। उन्नीस को संविधान बन के तैयार हो गया। और इस दिन जो है आंशिक रूप से लागू किया जाता है। कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि रावी नदी के तट पे हम बरसों से जो है 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते आए हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं। तो इसलिए इस दिन जो है 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया, जिसमें अनुच्छेद 394 लागू किया गया था। इस अनुच्छेद में कहा गया था 15 अनुच्छेद थे, इसमें 15 अनुच्छेद थे। जैसे नागरिकता से संबंधित था, राष्ट्रपति से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित। तो कुल मिला के जैसे नागरिकता से थे 5, 6, 7 ऐसे। तो ये सारे चीज अंतरिम संसद की प्रावधान थी। अच्छा, तो ये सारे चीज जो है लागू कब होगा? जब 394 लागू होगा। तो पूछे कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए? तो 16 है ना, 16 लागू होते हैं उस दिन। इस चीज को देख लिए, उस दिन 16 अनुच्छेद लागू किए जाते हैं। फिर 26 जनवरी 1950 को अपना भारत का राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है, और उस दिन से भारत गणतंत्र हो जाता है। इसे एक बार हटा लेते हैं, फिर अपना आगे का डेट। उससे पहले एक महत्वपूर्ण तिथि आपको देखने को मिलेगा, 24 जनवरी
1950। इस दिन क्या है कि निर्वाचन शब्द मैंने कहा, जैसे ही किसी भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है तो उस देश को गणतांत्रिक देश कहा जाता है। तो वैसे ही अपना देश जो है, इस दिन चुनाव होता है राष्ट्रपति का, और अपने जो है राजेंद्र प्रसाद जी को उस दिन राष्ट्रपति चुना जाता है। ये निर्वाचित होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है निर्वाचित होते हैं। अंतिम बैठक भी होती है संविधान सभा की। अच्छा, एक जानकारी और उभर के आती है कि अपने से जब पूछे कोई कि संविधान सभा में, संविधान निर्माण में लगा कुल समय, तो हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन अगर प्रश्न घुमा के पूछे कि संविधान सभा के अंतिम बैठक तक लगा समय, तो लगभग 3 वर्ष से ज़्यादा का समय लगता है। तो इसमें क्या है कि 24 जनवरी को राष्ट्रपति इन्हें निर्वाचित किया गया। राष्ट्रगान, राष्ट्र गीत की घोषणा की गई, है ना। निर्वाचित हुए। संविधान सभा द्वारा जो है निर्वाचन इनका किया गया। निर्वाचन अधिकारी HVR आंगर थे। निर्वाचन अधिकारी इन्होंने कहा कि आप में से जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आगे आए। लेकिन राजेंद्र प्रसाद के अलावा किसी ने भी फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो ये निर्वाचित हुए। इसलिए भारत यहाँ से गणतांत्रिक देश कहलाता है। अब आगे आते हैं कि संविधान सभा का हुआ क्या। तो 13 मई 1952 को ये संविधान सभा जो थी अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा को तो यहीं पे मतलब भंग कर दिया गया, लेकिन जिम्मेदारी दी गई कि अंतरिम संसद के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो अंतरिम संसद के रूप में वहाँ तक काम करते हैं। अच्छा, इसमें लोकसभा, इसके लोकसभा अध्यक्ष जो है GV मावलंकर थे। इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा का जनक किसे, तो GV मावलंकर को कहा जाता है। अगली कक्षा में हम फिर आगे विषय वस्तु को पढ़ेंगे, संविधान के निर्माण के विषय में, सूचियों को और समितियों के निर्माण के बारे में। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए हो, आपको अच्छा लगा हो, कोई त्रुटि लगी हो, तो आप सुझाव के तौर पे हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।